सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाजरीन, टैक्स का लफ्ज़ तारीख के हर दौर में खौफनाक रहा है। जो सुनता है उसको खौफ आता है। फ्रांस के इनकलाब के दौर का एक सियासतदान था मेराब्यू। उसने इनकलाब फ्रांस से एक साल पहले पार्लियामेंट के फ्लोर पर एक तारीखी तकरीर की थी, जिसमें उसने वक्त के वजीर ख़जाना जो थे उसकी उस तजवीज़ का जवाब दिया था कि फ्रांसीसी अवाम पर उनकी आमदनी का 25% हिस्सा टैक्स देने का कानून बनाया जाए, और उस टैक्स को हुकूमत ने रेट्रिएटिक का नाम दिया था। अच्छा, मेराब्यू ने हुकूमत की तजवीज़ को शर्मनाक और तबाहकुन करार देते हुए कहा कि हुब्बुल वतनी लफ्ज़ की तौहीन मत की जाए। जब वो उठा तो उसके पास फ्रांस के 2000 अमीर तरीन अफराद की एक फहरिस्त थी। उसने कहा कि इन 2000 अमीर लोगों से सारा सरमाया लेकर ख़जाने में जमा कर दो तो हुकूमत बच जाएगी और गरीब आवाम भी भूख और मौत से किसी तरह बच जाएंगे। पूरे फ्रांस को तबाह करने से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि ये 2000 अमीर तरीन लोग तबाह हो जाएं। तारीख के औराक में मेराब्यू की 26 सितंबर 1789 की ये तकरीर आज भी महफूज है। उसने खबरदार किया था कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो ये मत सोचना कि फ्रांस के भूखे और नंगे अवाम आपको कौम की लूटी हुई इस दौलत से लुत्फ अंदोज़ होने देंगे। अच्छा, कोई भी मुल्क तरक्की तभी कर सकता है जब उस मुल्क के अवाम टैक्स अदा करें, क्योंकि असल हकीकी जमहूरी रियासत अवाम के टैक्स का पैसा सिर्फ़ और सिर्फ अवाम पर ही खर्च करती है। अवाम के टैक्स के पैसे से अवाम की सहूलतों के लिए मंसूबे बनाए जाते हैं। अमीर लोगों से टैक्स लेकर गरीब तबके के ऊपर लगाया जाता है, और इस तरह ना सिर्फ मुल्क से गुर्बत का खात्मा होता है बल्कि दोहरे निज़ाम, दोहरे मयार भी ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन हमारे मुल्क की बात करें तो हमारे मुल्क में क्योंकि माशाल्लाह सुभान अल्लाह से जमहूरियत के नाम पर जो कुछ हुआ वो कम है, तो हम बाहैसियत एक कौम वो कौम है जो बहुत ही कम टैक्स देती है। वजह आपने कभी सोची नाजरीन? वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? 2 बड़ी वजूहात जो मुझे समझ आती हैं। एक ये कि पिछले 10 सालों में जितना अवाम के टैक्स के पैसे को बेदर्दी से इस्तेमाल किया गया, लिटरली बेदर्दी से, तारीख में उसकी कोई मिसाल मिलती ही नहीं है। एक हाथ से टैक्स लिया जाता रहा, दूसरे हाथ से कर्जे, टैक्स, कर्जे, टैक्स, कर्जे, टैक्स और कर्जे। टैक्स भी लिया और कर्जे भी चढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। दूसरी बड़ी वजह कि एक तबके को टैक्स से छूट दे दी गई। ये बड़ी वजह ज़रा गौर से सुनिएगा। एक तबके को छूट दे दी, जाओ माफ़ है तुम पे टैक्स, और सारा बोझ एक आम तबके पर, एक आम आदमी के कंधों पर डाल दिया गया। बेचारी अवाम, हमेशा की तरह कहूँगी, बेचारी अवाम कहाँ जाए? जैसा कि अब हम हुकूमत से 17% GST की बात करते हैं, जिसका नाम ही जनरल सेल्स टैक्स है, जो हर उस फर्द पर वाजिबुल अदा है जो कोई चीज़ सेल कर रहा है। ताजरों ने सीधा 17 का 17% टैक्स सारे का सारा अवाम पर मुंतकिल कर दिया, जो बहुत बड़ी लाकानूनियत थी। मगर हुकूमत खामोश रही, खामोश। हुकूमत ने कहा कि हमें आपसे 17% टैक्स चाहिए, आप जहाँ से भी ला कर दे दें। ये बिल्कुल भत्ताखोरी या इगवा बराए तावान के बराबर का जुर्म है। सुनिए कि ताजिर सारे का सारा सेल टैक्स अवाम पर डाल चुके, मगर हुकूमत उनके इस अमल पर खामोश है, बिल्कुल खामोश, बोलना ही नहीं चाहती। अगर आपने ये टैक्स खरीदार से ही लेना है भाई, तो फिर उसका नाम हर चीज़, ये जो सेल टैक्स है, क्यों नहीं रख देते आप कि हर चीज़ टैक्स उसका नाम रख दें? मगर हमारे यहाँ चूंकि प्राइस कंट्रोल का निज़ाम काम ही नहीं करता, सॉरी टू से, इसलिए ताजिर तबका अपनी मनमानी में आज़ाद है। आज़ाद, कोई पूछने वाला नहीं। हुकूमत ताजिरों से ये क्यों नहीं पूछती? आज मैं हुकूमत से पूछती हूँ कि ताजिरों से क्यों नहीं पूछते कि जब सारे का सारा टैक्स आपने खरीदार पर ही ट्रांसफर कर दिया, तो फिर आप हड़ताल किस बात की कर रहे हो? तमाशा कैसा, ड्रामेबाजियां कैसी जो लगाई जा रही हैं? हड़तालें तो फिर अवाम बेचारी को करनी चाहिए जिन पर बोझ है, लेकिन हड़तालें कर कौन रहा है? ये है बड़ा सवाल।
हड़तालें कौन कर रहा है? फिर वही ताजिर तबका जिन्होंने पहले अपने दिमाग को यूज़ किया, कुछ ज़्यादा यूज़ किया और सारा बोझ जवाम पे डाल दिया, जो इतना कमाने के बावजूद ये ताजिर तबका टैक्स देने को तैयार नहीं। यानी हमारे मुल्क का हाल देखिए, बल्कि हालत ज़ार देखिए कि इसमें रहने वाला एक एलीट क्लास ताजिर तबका मुतालिबा कर रहा है कि हमारे कारोबार डॉक्यूमेंटेड ना करो, हमारे कारोबार से मुतालिक दस्तावेज़ात ना मांगो। आज फिर वही मखसूस ताजिर तबका इस्लामाबाद की सड़कों पर है और उनके जो मुतालिबात हैं, चंद मुतालिबात मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, आपके भी होश उड़ जाएंगे। अच्छा जी, मुतालिबात सुने यानी बड़े बड़े ताजरां दे। सेल टैक्स एक्ट के तहत 1000 स्क्वायर फीट दुकान को सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन छूट दी जाए। छूट मांग के ना छूटे हुए ये लोग। ज्वेलर्स की बात करती हूँ जी, ज्वेलर्स के लिए टैक्स का पुराना कानून जारी रखा जाए। अच्छा जी, आगे चलते हैं। गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग पर रेगुलेटरी ड्यूटी ख़त्म कर दी जाए। अगली डिमांड सुने इनकी। शादी हॉल्स पर 20,000 फी फंक्शन टैक्स ख़त्म कर दिया जाए। तड़ी समझ लें, डराना धमकाना समझ लें, धमकी समझ लें, देखें क्या गुंडागर्दी जारी है। बेजा दुकानों पर छापे बंद किए जाएं, वरना हम आके ये हरकतें करेंगे जो आप देख रहे हैं। खरीदो फरोख्त पर शनाख्ती कार्ड की शर्त ख़त्म की जाए। चलें जी, चंद मुतालिबात शायद जायज़ होंगे या मानने वाले होंगे और हुकूमत को सुनने भी चाहिए, लेकिन कुछ मुतालिबात ऐसे हैं जिनको देखकर लगता ये है कि जायज़ मुतालिबात की आड़ लेकर अपने जायज़ के साथ जो नाजायज़ तरीन मुतालिबात हैं वो भी मनवाए जा रहे हैं। वरना धरना करेंगे, ये तमाशा लगाएंगे, ड्रामेबाजी करेंगे। ये जो आखिरी इनका मुतालिब है कि ख़रीदो फ़रोख्त पर शनाख्ती कार्ड की शर्त ख़त्म की जाए, इसकी मुझे समझ नहीं आई। क्यों ख़त्म की जाए? वजह बताना को पसंद करेगा? ये सिर्फ ऑर्डर जारी करने आप लोगों ने तड़ियाँ लगानी है। फ़र्ज़ कर लें कि कोई शख्स अपना मोबाइल बेचने किसी दुकानदार के पास जाता है। आप में से बेशुमार लोग जब मोबाइल चेंज करते हैं तो अपना मोबाइल सेल करने जाते हैं, होता होगा आपके साथ। दुकानदार मोबाइल ख़रीदते वक्त क्या लेते हैं आपसे जी? उस शख्स से, यानी अगर आप बेचने गए हैं या कोई और बेचने गए, मैं बेचने जाऊँ मोबाइल अपना, तो शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कॉपी मांगता है, लाजमी मांगता है। क्यों मांगता है? ताकि ये कंफर्म कर सके कि जो मोबाइल वो बेचने आया है कोई और वो ख़रीद रहा है, कहीं ये चोरी का तो नहीं है। और अगर होगा तो फिर जिम्मेदारी बेचने वाले पर होगी जो अपना शनाख्ती कार्ड वहाँ जमा करवा रहा है उस मोबाइल को बेचते हुए। यानी कि मैं या आप, जो हमारा मोबाइल बिक रहा है वहाँ पे साथ शनाख्ती कार्ड होगा। अच्छा, अपना कोई मोबाइल, गाड़ी या कुछ भी बेचने जाएंगे तो ख़रीदने वाला ताजिर या दुकानदार हमसे लाजमी तौर पर हमारे शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी मांगेगा। लेकिन उनका मुतालिबा देखें कि जब उनसे कोई शख्स 50,000 से ज़ायद की चीज़ ख़रीदने आए तो कहते हैं ताजिर हजरात के इससे शनाख्ती कार्ड की कॉपी नहीं लेंगे। असल मसला क्या है? असल मसला ये नाजरीन कि मुल्क चल रहा है पर्चियों पर। सही सुना आपने, पर्चियों पर, मनमानियों पर। एक तबका मनमानी करता है, एक तबका जिसका खमियाजा दूसरा बेचारा छोटा तबका भुगत रहा होता है। इन ताजरों ने हुकूमत को कितना टैक्स दिया? आज मैं ताजरों से पूछती हूँ, अगर कोई प्रोग्राम देख रहा है, इनका कितना कारोबार है, ये कितना मुनाफा कमाते हैं, ये आज तक हुकूमत को पता ही नहीं है। लम्हा फिक्रिया। अब जब हुकूमत ये सब कुछ डॉक्यूमेंटेड करने जा रही है, अब जब वक्त आ गया कि हुकूमत जानना चाहती है कि क्या कुछ हो रहा है, डॉक्यूमेंटेड करने जा रही है, तो बड़ा तबका, ताजिर तबका, लाखों करोड़ों में खेलने वाला तबका रोड पर खड़ा हो गया कि कानून साजी ना की जाए। मुतालिबा देखें वन लाइनर, कानून साजी ना की जाए। मुझे हैरत है कि हमारे जमहूरी मुल्क में, जमहूरी ही है ना तो जमहूरी कहूँगी, जमहूरी मुल्क में एहतजाज इस बात पर हो रहा है कि कानून साजी ना की जाए। और हमारे मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क हुआ ही इसलिए है, आज मैं अललान कहती हूँ, कि ऐसे मखसूस इलीट तबके फ़ायदा उठाते रहे और गरीब आवाम गरीब से गरीब तर होते चले गए। क्या ताजिर टैक्स ता क़यामत नहीं देंगे? आज मेरा सवाल है इनसे, हुकूमत से भी और इन तमाशा लगाने वालों से भी। क्या ताजिरों पर कोई कानून लागू नहीं होता? और क्या कभी वो वक्त नहीं आएगा कि इन पे कानून लागू होगा ही नहीं? ये ऐसे चलेगा सब कुछ? या ताजिर हर आने वाली हुकूमत को इसी तरह बाकायदा सड़कों पर आकर ब्लैकमेल करेंगे? और सीधी सीधी ब्लैकमेलिंग है ये, सीधी सीधी ब्लैकमेलिंग। गलत मुतालिबात लेकर आ गए तमाशा लगाने के लिए, ये ब्लैकमेल कर रहे हैं। अगर आपके कारोबार को डॉक्यूमेंटेड किया जा रहा है भाई साहब,
तो ये हर तरक्की याफ्ता जमहूरी मुल्क में होता है। आप लोगों ने ना देखा कभी, क्योंकि यहाँ पे जमहूरियत के नाम पे तमाशा हो रहा था। अब पहली बार कोई हुकूमत अगर सीरियस हो रही है और डॉक्यूमेंटेड करना चाह रही है तो आप लोग तमाशा लगाने सड़कों पर आ गए, बजाय इसके कि अपनी गलती मानो। और जी आज भी सब ये जो सब कुछ है, सॉरी टू से, पर्ची पर चलता है। कब तक चलेगा? आप चाहते हो कि आप लाखों करोड़ों के हिसाब जो हैं वो कच्ची पर्ची पर करते रहो और अवाम बेचारी बेवकूफ़ बनती रहे। ठेका नहीं लिया हुआ अवाम ने बेवकूफ़ बनने का, बस अब ऐसे नहीं चलेगा। अवाम टैक्स दे और वो टैक्स आप लो हुकूमत के नाम पर, लेकिन जाए वो आपकी जेबों में, ऐसे नहीं चलेगा। सुन लें आप, रेस्टोरेंट में खाना खाने पर जीएसटी बाकायदा काट लिया जाता है, ऐसा ही है। मगर एफबीआर खुद तस्लीम कर चुकी है कि वो गाहक से टैक्स ले लेते हैं मगर हुकूमत को नहीं देते हैं। सुने कितनी गहरी बात। दुनिया भर में टैक्स का असूल क्या है? ये है कि अमीरों से लेकर गरीबों की फलाह बहबूद पर खर्च किया जाता है। टैक्स लेने का मकसद क्या होता है, कभी सोचा? मगर पाकिस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ के गरीब इनडायरेक्ट जो टैक्स है इसकी मद में अमीरों से ज़्यादा टैक्स देते हैं। कितना जुल्म है कि जिनके पास है वो दे नहीं रहे टैक्स, और जिनके पास है ही नहीं बेचारे, जो कि खुद इमदाद के मुस्तहिक हैं, उनसे आप टैक्स लिए जा रहे हैं। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा? इससे बड़ी ज्यादती क्या होगी? हमारा जो गरीब तबका है अमीरों को पाल रहा है। शर्म आनी चाहिए अमीरों को कि गरीब तबका आपको पाल रहा है। कसूर इन ताजरों का भी नहीं है। दर हकीकत इनको इसी निज़ाम की आदत पड़ गई ना, कहते हैं ना, लत लग गई, आदत पड़ गई, एडिक्ट हो चुके हैं इस निज़ाम के, ये जो इस मुल्क में दहाइयों से चला आ रहा है। इस मुल्क के हुक्मरान कितना टैक्स देते रहे आपको भी पता है और तमाम लोगों को पता है। इस मुल्क के सरकारी ओहदे हासिल करने वाले कितना टैक्स देते रहे, कोई ढकी छुपी बात अब है नहीं। इस मुल्क की मुआशी पॉलिसियाँ ही एक मखसूस तबके के लिए बनाई गई हैं, जिनमें ये ताजिर भी शामिल थे। आज पहली बार, यकीन जानिए, आज पहली बार ऐसा हुआ कि मुल्क में अमीर तबका सड़कों पर नजर आ रहा है। आज पहली बार इस मुल्क में ऐसा मोजज़ा देखने को मिला कि हुक्मरान तबका अदालतों के चक्कर काट रहा है। चलें, किसी ने तो चक्कर कटवाए इनको, सड़कों पर तो आए ये लोग अयाशी करने वाले, मुल्क को लूटने वाले, गरीबों को लूटने वाले। आज पहली बार इस मुल्क में देखने को मिल रहा है कि अमीर रो रहा है कि उसके साथ जुल्म। भाई, एक आम आदमी का कोई ताल्लुक नहीं किसी ताजिर से। एक आम आदमी की जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ताजिर अगर कारोबारी मामलात को मुकम्मल तौर पर उनके जितने भी मामलात उनको डॉक्यूमेंटेड किया जाएगा, बल्कि इससे तो मजीद आसानी पैदा होगी इस बेचारे गरीब के लिए। लेकिन ताजिर तबका, अमीर तबका जो है, जो एक अरसे से टैक्स से बचा हुआ था किसी ना किसी तरह से, अब वो भी ऑपोजिशन की तरह ब्लैकमेलिंग पर आ गया कि हमारे यहाँ ये भी कारोबार शुरू हो गया, ब्लैकमेल करो, करते चले जाओ। इमोशनल ब्लैकमेलिंग जारी है जी, हुए जा रही है। एक तरफ ये ताजिर हैं, बड़े लोग हैं जो रो पीट रहे हैं बाकायदा, क्योंकि अब इनको सीधा किया जा रहा है, इनके सर पर डंडा मारा जा रहा है, इनको सीधा किया जा रहा है। और दूसरी जानिब एक अल्लाह का वली, वली का मतलब समझते हैं, एक नेक बंदा, बहुत नेक, खिदमत गुजार बंदा तो है ही, लेकिन खिदमत गुजार दामाद है, फर्मा बरदार शौहर है। अपने ससुर को जेल से बाहर निकालने के लिए मजहब का, जज्बात का, इमोशंस का, नफरत का, झूठ का, किसी भी चीज़ का सहारा लेने के लिए तैयार हो जाता है। ज़रा देखिए, पहला क्लिप चलवाइएगा इंसाफ का रजा। सफदर रवान साहब ने इतनी सारी बातें कर दी कि समझ नहीं आ रही कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। पहली बात है कि मैं जब शुरू करूँ, इससे पहले मैं कहना चाहूँगी भाई साहब ने पहले अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी, अपने IQ लेवल का इजहार कर दिया कि वोट को इज्जत दो का पार्ट 2 है। भाई पहला पार्ट जब फ्लॉप हो गया तो आप पार्ट 2 को उससे मिला रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आपको अकल इस्तेमाल करें। पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि नादान दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर होता है, सही कहा था किसी ने। और सफदर रवान की अगर आज कोई भी हैसियत नहीं है तो वो सिर्फ इस वजह से नहीं है कि वो एक नादान दोस्त साबित हुए। तारीख तो पहले भी लिखी गई थी सफदर भाई साहब, कई बार लिखी जा चुकी है। शायद सफदर रवान भूल चुके हैं अपने ससुर की तरह, इनको भी शॉर्ट टर्म मेमोरी का मसला आ गया। और वो जो मैं कहती हूँ आमिर खान की फिल्म थी गजनी, ये गजनी वाली हालत इनके दिमाग की भी हो चुकी है, शायद भूल जाते हैं। तारीख लिखी गई थी सफदर भाई साहब जब नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा नाअहल किया था। तारीख उसके बाद लिखी गई थी जब नवाज शरीफ ने खुद को बचाने के लिए वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था, एक पिटा हुआ नारा, फ्लॉप तरीन नारा, और आप कह रहे हो उसका पार्ट 2 आ रहा है। मौलाना साहब तो नाराज हो जाएंगे आपसे, और वोट को इज्जत दो का पार्ट 2 ना कह दो मेरे एहतजाज को, अभी थोड़े बहुत पूरी उम्मीद होंगे वो। और सफदर रवान साहब उस वक्त भी वोट को इज्जत दो का नारा गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में लगाते घूम रहे थे। और फिर तारीख तब भी लिखी गई थी जब वोट को इज्जत मिल गई, बड़ी इज्जत मिली है ना। हुआ क्या,
नवाज शरीफ हार गए, बुरी तरह से हार गए, इंतखाबात में उनको शिकस्त हो गई और इसी नारे ने उनको, मैं इनके बेटों की तरह कहूँगी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, जेल पहुँचा दिया। अब दूसरी बात, मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनके साथ पूरा पाकिस्तान जा रहा है। ये कहाँ से लाए हैं आप सफदर साहब? कौन सा पाकिस्तान जा रहा है ज़रा बताइएगा। मौलाना तो मदरसे के बेचारे मासूम बच्चों को अगेन आई वुड से ब्लैकमेल करके पता नहीं ले आते हैं। मासूम बच्चे जो कि गरीब तबकों से ताल्लुक़ रखते हैं, पढ़ने जाते हैं, उनको ले आते हैं सड़कों पर। आओ, मौसम की सख्ती भी बर्दाश्त करो, जब टिकट देने का टाइम आता है कभी किसी एक बच्चे को कहा कि जाओ टिकट लो, इलेक्शन लड़ो, तुम लीडर मुझे नजर आते हो? कभी नहीं। उसके लिए अपने हैं जिनको यूज़ किया जाता है, इनको मरात देने के लिए, जिनको टिकट्स दी जाती हैं, जिनके फ़ायदे सोचे जाते हैं, इनका मुस्तकबिल सोचा जाता है। वो बच्चे तो बेचारे सिर्फ नारे लगाने के लिए हैं, मौसम की सख्ती बर्दाश्त करने के लिए, सड़कों पर आने के लिए, मौलाना के लिए। अच्छा जी, अब क्या करने जा रहे हैं जी? वो भी नामूस रिसालत के नाम पर करने जा रहे हैं, जो भी करने जा रहे हैं, मजहब कार्ड का इस्तेमाल। मौलाना साहब के साथ तो पीपल्स पार्टी भी नहीं जा रही। मौलाना साहब के साथ चलना है या नहीं, ये अब तक मुस्लिम लीग नून ने फैसला ही नहीं किया। तमाम लोग कंफ्यूज है। मुझे तो लग रहा है कि वहाँ पे देखेंगे रश कितने है, अगर तो रश होगा इनमें से कुछ लोग चल पड़ेंगे वहाँ पे मुँह उठा के। यानी अभी आप लोग भी कंफ्यूज है कि मौलाना रश लगा सकेगा या फिर नहीं लगा सकेगा। आपकी पार्टी के सदर हैं, उनका नाम है जी शहबाज शरीफ साहब। अगर आप जानते हो तो उन्होंने अब तक मीडिया पर कोई एक बयान भी दिया? बिल्कुल नहीं दिया, बल्कि इस एहतजाज की क़यादत करने से भी खुले अल्फाज में माजरत कर ली। और आप फरमा रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान वहाँ पे जा रहा है, 22 करोड़ आवाम जा रहे हैं। खैर आपका क्या है, आप तो कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि शर्म आप लोगों को आती नहीं है। आप जैसे 3-4 बंदे नवाज शरीफ जैसे लीडर हमेशा अपने साथ रखते हैं ताकि उनको एहसास रहे कि वो किसी ना किसी के तो हाकिम हैं, कोई तो है जो उनको फॉलो करता है। आज भी नवाज शरीफ खुद को हाकिम इसलिए समझते हैं जेल में बैठकर कि आप जैसे ज़हनी गुलाम उनके साथ हैं। और सबसे आखिरी बात, जिसने आपके जो एजेंडा है उसको भी बुरी तरह एक्सपोज कर दिया, वो है कश्मीर। आप कहते हैं कि धरना LOC क्रॉस करके जाएगा। क्यों मैं पूछती हूँ, क्यों कर जाएगा भाई? तुम लोग आ किस लिए रहे हो? पहले ये तो बता दो, क्लियर कर दो। महंगाई के खिलाफ आ रहे हो, हुकूमत के खिलाफ, भारत के खिलाफ? फिर ये बताओ कि धरना देना है या फिर जंग करनी है। अगर जंग करनी है तो फिर धरने की क्या जरूरत है? जाओ बॉर्डर पे जाओ, जाकर लड़ो। ये कौन सी हिकमत अमली है कि धरना होगा और LOC क्रॉस करके जाएगा? शर्म नहीं आती आप लोगों को? मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों के खून पर, उनकी जिंदगियों पर, उनकी लाशों पर सियासत करते हुए शर्म नहीं आती आप लोगों को? मकबूजा माओ, बहनों, बेटियों, बूढ़ों, जवानों और बच्चों के नाम पर अपनी सियासत चमकाते हुए, अपनी फ्लॉप घिसी पिटी सियासत को चमकाते हुए आपको शर्म नहीं आती? ये मौलाना है कौन जिनके साथ LOC क्रॉस करने आ रहे हैं सफदर साहब? ये मौलाना थे कश्मीर कमेटी के चेयरमैन। अक्सर मैं कहती हूँ प्रोग्राम में, वो भी 10 साल। और जब आपसे ये सवाल हुआ तो आपका रद्द अमल क्या था? यही होना था जो इस क्लिप में आप देखेंगे। नाजरीन देखें जरा, जहालत की आला तरीन मेराज ये लोग करने जा रहे हैं मकबूजा कश्मीर को फतह। 10 साल कहाँ थे सफदर रहमान साहब? कश्मीर में तो भी बहुत जुल्म सितम जारी था, और तब आप लोग कहाँ थे? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब देने वाली साइड पे आप आते नहीं हैं। मेरे ख्याल से जहाद कर रहे होंगे मौलाना फजलुर रहमान और आप तमाम लोग, इसलिए मसरूफ थे, नजर नहीं आते थे। मकबूजा कश्मीर का मुकदमा लड़ते हुए कितने जलसे किए पिछले 10 सालों में ये मौलाना साहब ने कश्मीरियों के लिए? कितने आज़ादी मार्च किए पिछले 10 सालों में आपने कश्मीर के लिए? कितने धरने दिए? कितनी बार बात की? कितनी बार आप LOC पहुंचे थे? कहाँ थे? कहाँ गायब थे? घर पर होंगे, ये जारी बात है, सुसर जी के पास होंगे। क्या कर रहे हो? टांगे दबा रहे होंगे सुसर जी की। पॉकेट मनी जो ले रहे थे, किस चीज की ले रहे थे? पैर दबाएंगे सुसर के तो पॉकेट मनी मिलेगी ना। फिर झूठे सच्ची बातें करेंगे आके, उनको सपोर्ट करेंगे जाके, जितना सपोर्ट करेंगे उनको उतनी पॉकेट मनी आपकी बढ़ती जाएगी। आपको शायद खामोश रहने के भी पैसे मिलते होंगे पॉकेट मनी, और वो अलग से मिलती होगी बोनस के साथ, या शायद खिदमत गुजारी भी करने में आप मसरूफ होंगे। आज आप इतने एक्टिव हो गए कि LOC पार करने जा रहे हैं। काश जब फौज में थे तब एक्टिव हो जाते इतना, तो शायद आप आज कैप्टन से मेजर, मेजर से कर्नल, कर्नल से ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर से कोई मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, कोई 4 स्टार जनरल बन जाते। जितने में से आप एक्टिव है शायद आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बन सकते थे। खैर इस बात पे नाजरीन भी मेरे ख्याल से हंसेंगे, लेकिन आपका ध्यान किसी और साइड पे था। अब आजकल खैर आप सिर्फ अपने सुसर को डिफेंड करने के लिए आ जाते हैं, जिस तरह उन्होंने वाकई आपको खरीद ली है। मुझे बड़ा तरस आता है आप पे सफदर रहमान साहब। और उस बेचारे रिपोर्टर का क्या कसूर था? क्या गलत सवाल कर लिया था उसने? सिर्फ यही कि नवाज शरीफ 3 बार इक़्तिदार में रहे, 10 साल यही मौलाना जिनके साथ आप कश्मीर फतह करने जा रहे हैं, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे, लेकिन कश्मीर के नाम पे इन्होंने किया क्या?
कुछ भी नहीं, मरात ली, मजे लिए मिनिस्टर इनक्लेव के, एसी जी भर के इस्तेमाल किया, लाखों की वो लस्सी पी जाते हैं, लेकिन कश्मीर के हवाले से कुछ ना बोले। जिसको यहूदी एजेंट कहते रहे, वो यहूदी एजेंट जिसको ये कहते रहे, मैं तो उनको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कहूंगी, उसको अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी कि उसने इतने बड़े फोरम पे खड़े होके ना सिर्फ कश्मीर का, ना सिर्फ पाकिस्तान का, बल्कि मुसलमानों का मुकदमा लड़ा। लोगों को बताया कि इस्लामोफोबिया ये तुम लोग जो फैला रहे हो, बताया कि इस्लाम कौन क्या है, बताया कि मुसलमान क्या, बताया कि मुसलमान सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फॉलोअर है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार क्या है वो बताया वहां पे खड़े होके। तब तो शर्म से डूब मरना चाहिए था मौलाना फजलुर रहमान साहब को। शायद अकेले में डूब भी मरे हों, लेकिन जब ढीठ हो जाता है ना इंसान तो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होता है। लेकिन मौलाना साहब आज मैं आपको वाजे कहूंगी और आपके साथ ये जो खड़े होकर झूठ का मंजर जन बेचते हैं कि अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। नाज़रीन, जुल्म की एक दास्तान रकम हुई थी मेरे शहर लाहौर में, सानिया मॉडल टाउन। किससे याद नहीं होगा। ये वो मुकदमा था जिसने नून लीग की जो नाम नहाद जमहूरी रिवायात है इसको बुरी तरह से एक्सपोज किया था, बेनकाब किया था। और इस सानहे के बाद मुस्लिम लीग नून के खिलाफ आपको याद होगा कि भरपूर एहतजाज भी हुआ था। और कुर्बान जाऊँ मैं ऐसी जमहूरियत पर कि आज तक ये मालूम ही नहीं हो सका कि सानिया मॉडल टाउन का असल जिम्मेदार कौन है। और एक बार फिर पाकिस्तान अवामी तहरीक ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिसंबर 2018 को सानिया मॉडल टाउन पर नई GIT बनाने का हुक्म दिया था, आपको याद होगा। अच्छा जी, साबिक जो चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान के मियाँ साकिब निसार साहब और जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के आसिफ सईद खान खोसा साहब 5 दिसंबर की समाअत में मौजूद थे। जस्टिस अजमत सईद शेख और जस्टिस फैसल अरब और जस्टिस मजहर आलम मियाँ खिल जो हैं वो भी समाअत करने वाले बेंच में शामिल थे, इसका हिस्सा थे। तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत ने 3 जनवरी 2019 की तारीख 3 जनवरी 2019 को ये सानिया मॉडल टाउन जो है नाजरीन इसमें नई GIT तश्कील दी थी। अब जो GIT है उसने सानिया मॉडल टाउन की गैर जानिबदाराना तहकीकात करना थी, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने 22 मार्च की तारीख थी, 22 मार्च को सानिया मॉडल टाउन की एक नई तहकीकाती टीम को काम से रोक दिया था। फिर पाकिस्तान अवामी तहरीक और मिनहाजुल कुरान की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट में ताहाल अवामी तहरीक की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं हो सकी है। पाकिस्तान अवामी तहरीक की जानिब से एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया गया, उनका पूरा राइट है, अब वो दरवाज़ा खटखटाएं। इस तमाम तर मामले पर हम बात करेंगे हमारे खुसूसी नुमाइंदे सदीक जान से। सदीक की अगर हम दिनों में काउंट करें तो सानिया मॉडल टाउन को 1939 रोज़ गुजर गए, मजाक नहीं है, 1939 दिन। और सानिया मॉडल टाउन का एक भी जिम्मेदार गिरफ्तार नहीं हो सका। अब तो तब्दीली सरकार आ चुकी है, तो वो भी अगर कुछ नहीं करे तो फिर गिला किससे किया जाए। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि 1939 रोज़ गुजर चुके हैं उस वाक़े को, उस सानहे को जिसको पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स ने लाइव दिखाया था। तमाम चैनल्स ने दिखाया किस तरह वो सब होता रहा, फिर जो वहाँ पे फायरिंग हुई, कत्लेआम हुआ, तमाम चीज़ें तमाम चैनल्स ने रिपोर्ट की। लेकिन इंटरेस्टिंग इसमें चीज़ तो ये है कि सबसे पहले तो जो FIR दर्ज की गई वो जिन लोगों की शहादतें हुई, जिनको कत्ल किया गया, उनके ऊपर ही FIR दर्ज कर दी गई और उस FIR के ऊपर भी आज तक ट्रायल चल रहा है। फिर आपको याद होगा कि डॉक्टर तालुक कादरी और इमरान खान जब लॉन्ग मार्च कर आए थे, आज़ादी और इनकलाब मार्च, तो उसके बाद 70 दिन के धरने के बाद FIR दर्ज हुई थी। जो लवाहिकीन के का जो राइट है, जो उनका आइनी और कानूनी हक है कि उनकी जानिब से FIR दर्ज की जाए, वो FIR दर्ज हुई जब उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने इंटरफेयर किया। उनके इंटरफेयर करने के बाद FIR दर्ज हुई थी। फिर ये मामला चलता रहा, जो JITs बनती रहीं वो पुलिस के ही अफसरान पर मुश्तमिल बनती रहीं। अवामी तहरीक ने उसका बाइकाट किया। उन्होंने कहा कि जो लोग कातिल हैं वही तहकीकात कर रहे हैं तो हम कैसे इनके सामने पेश हो सकते हैं। उसके बाद ये मामला चलता रहा। बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दी गई और ये आज को नोटिस लिया था, बल्कि साकिब निसार साहब ने
जो बिस्मा अमजद बच्ची है उसके कहने पे उसने जो दरख्वास्त दी थी चीफ जस्टिस को, उस पर उन्होंने आज को नोटिस लिया। आज को नोटिस लेने के बाद ये मामला, एक तो उन्होंने ट्रायल का कहा था कि रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रायल किया जाए, और साथ ही उसके बाद फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट में मामला ये लेकर आए थे डॉक्टर तौहीद कादरी। उनका ये कहना था कि आज तक इस केस की गैर जानिबदाराना तहकीकात ही नहीं हुई, शवाहिद इकट्ठे नहीं किए गए। उसके लिए एक JIT बनाने का सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी किया था। इस हुक्म में क्योंकि तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत ने कहा था कि हम बिल्कुल नई JIT बनाने को तैयार हैं, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने 5 दिसंबर को यह हुक्म जारी किया था कि बिल्कुल आप नई JIT बनाएं। जनवरी 2019 में तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत नई JIT बनाती है, नई JIT काम शुरू करती है और तेज़ी से काम शुरू करती है, जिसके AD ख्वाजा साहब उसके सरबराह थे, ISI और MI के नुमाइंदे भी उसमें शामिल थे। उसके बाद क्या होता है कि मार्च में लाहौर हाई कोर्ट इस JIT को काम से रोक देती है, और इस JIT को जब काम से रोका गया था एक बहुत बड़े तनाज़े ने जन्म लिया था, जिस पर अहमद अवैस एडवोकेट जो हैं, जो कि अहमद अवैस एडवोकेट जो कि एडवोकेट जनरल पंजाब थे, उन्होंने इस्तीफ़ा भी दिया था और उन्होंने ऐलान किया था कि वो 2 जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भी दायर करेंगे। खैर उसके बाद अजहर सिद्दीक एडवोकेट और ख्वाजा तारिक रहीम वो सुप्रीम कोर्ट में आते हैं लाहौर हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ, उस हुक्म के खिलाफ जिसमें JIT को काम से रोक दिया गया था। अब तक वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकी। अब अवामी तहरीक और मिनहाजुल कुरान ने और उनके वकला ने यह फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त दायर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से ये कहा जाएगा, इस्तदा की जाएगी कि इस दरखास्त को फ़ौरन लगाया जाए, सुना जाए। इस वक्त 2 चीज़ों को चैलेंज किया हुआ है अवामी तहरीक ने। एक, इस फैसले को जिसके तहत साने माल्टन की जो नई JIT बनी थी गैर जानिबदाराना, और आप ये देखें कि पहली मरतबा एक ऐसी JIT बनी जो गैर जानिबदाराना तहकीकात कर रही थी। और दूसरी उनकी सदा यह है कि लाहौर हाई कोर्ट ने एक फैसला जो ट्रायल कोर्ट का बरकरार रखा था, जिसमें यह कहा गया था कि इस केस में शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, हमजा शहबाज, ख्वाजा साद रफ़ीक और उन समेत जितने लोगों को नामजद किया हुआ है अवामी तहरीक ने, 14 लोग हैं नून लीग के जिनको नामजद किया हुआ है, उन तमाम को तलब ना करने के हवाले से फैसला दिया गया था। इसको भी उन्होंने चैलेंज किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट को कहा हुआ है कि ये तो हमारे मेन मुलजिम हैं जिनको पर हम इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जिनको हम नामजद कर रहे हैं कि ये लोग इस प्लानिंग में शामिल थे, और उसमें राना सनौला का भी नाम शामिल है, कि इन लोगों को तलब किया जाए, इनसे तहकीकात की जाए। लेकिन हाई कोर्ट ने और नीचे ट्रायल कोर्ट ने फैसला दिया कि इनको तलब करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन 2 चीज़ों को उन्होंने चैलेंज किया हुआ है। देखें, ये वो केस है, ये वो मामला है जो बहुत बड़ा सवाली निशान है हमारे निज़ाम के ऊपर, कि एक कत्ले आम होता है, तमाम चैनल्स की फुटेजेस मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है, लेकिन आज तक एक भी कातिल गिरफ्तार नहीं है, एक भी जिम्मेदार ओहदों से जो है वो बरतरफ नहीं है। सब लोग ओहदों पर भी काम कर रहे हैं, और तमाम जिनके ऊपर इल्जाम है वो सब आजाद जानना चाहूंगी। ठीक है जी, सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात यह है कि तमाम लोग आज़ाद हैं, अफसरान ओहदों पर मौजूद हैं जो कि बाकायदा इसमें इन्वॉल्व हैं, उन पर इल्ज़ाम है। चले साबित नहीं हुआ तो मैं उनको मुजरिम नहीं कहूँगी, लेकिन मुलजिमान वो लोग वाकई हैं। ये बताइएगा कि कुछ ऐसे थे जिनको बाकायदा प्रमोशंस दी गई थी, पुलिस अफसरान, यानी हम कह सकते हैं कि 14 बंदे मारो और ये लो इनाम, प्रमोशन। कितनी बड़ी ज्यादती है ये, कि सिस्टम के लिए कितनी बड़ा एक सवालिया निशान है। देखें, इसमें अगर आप पहले देखें 3 काम किए थे नून लीग की हुकूमत ने ये सानिया बर्पा करने से पहले, ये रियासती दहशतगर्दी करने से पहले तो उन्होंने 17 जून को ये वाक़या हुआ, उससे 2 रोज़ पहले उन्होंने IG पंजाब मुश्ताक सुखेरा को लगाया। फिर मुश्ताक सुखेरा से ये वाक़या जो अवामी तहरीक इल्ज़ाम है कि मुश्ताक सुखेरा के ज़रिए ये सारा सानिया कराया गया। उसके बाद मुश्ताक सुखेरा रिटायर होते हैं, उनको वफाकी मोतसिब टैक्स लगा दिया जाता है, उनको नवाजा जाता है। ज़ाहिर है अगर हुक्मरानों के कहने पे पुलिस इस तरह से 14 लोगों को रियासती दहशतगर्दी करते हुए मारेगी, फिर उनको नवाजा तो जाएगा। दूसरा ये हुआ कि उन्होंने DC लाहौर भी 2 दिन पहले चेंज किए, और उसके अलावा उन्होंने 17 जून को ही जो प्रोसिक्यूटर जनरल थे उनको जो लगाया, उनको मराद दी, उनको मजीद उनको ऐसी चीज़ें दी ताकि वो भी उनके साथ रहें। तो इस तरह से उन्होंने तमाम पुलिस को भी मैनेज किया, प्रोसिक्यूटर जनरल को मैनेज किया, और ज़िले इंतज़ामिया जिसके अंडर होती है DC उसको भी अपनी मर्जी का लगाया। तो इस तरह से सबको लगा के और फिर उनको तरक्की भी दी। डॉक्टर तौकीर को जिनेवा में लगा दिया था, जो कि उस वक्त सेक्रेटरी थे, शहबाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनको वहाँ पे लगा दिया। तो इस हुकूमत ने भी, इमरान खान साहब ने डॉक्टर तौहीद कादरी को कॉल करके ये कहा कि हम जो जिम्मेदारान हैं, जो जिन जिन ओहदों पर हैं, उनको हम हटाएंगे, लेकिन आज तक एक भी जिम्मेदार को ओहदे से नहीं हटाया गया। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि इस हुकूमत ने आके, ये हुकूमत भी उन लोगों को ओहदों से हटाने से जो है वो कासिर है। पता नहीं वो कितने बासर लोग हैं, पता नहीं वो किन के मंजूरे नज़र हैं कि इमरान खान ने खुद कहा, फ़ोन भी किया उस्मान बुज़दार साहब को, लेकिन आज तक एक भी जिम्मेदार जो है वो ओहदे से बरतरफ नहीं हो सका।
ओके अच्छा, ये भी जानना चाहूंगी कि कोई भी बरतरफ नहीं हो सका, अब क्या आगे देख रहे हैं आप, इन लोगों को इंसाफ मिलेगा? और सबसे ज़्यादा तकलीफ की बात ये सिद्दीक कि हमारा जमहूरी मुल्क है जी, अदलिया भी आज़ाद है। खैर अदालतों के बारे में मैं बात नहीं करना चाहूँगी क्योंकि ख़ास तौर पे जो हमारे पहले चीफ जस्टिस थे साकिब निसार साहब, और उसके बाद जो हमारे अभी करंट चीफ जस्टिस हैं, मैं बड़ा एहतराम करती हूँ उनका, बहुत एहतराम करती हूँ मैं उनका। मुझे बताइएगा कि एफआईआर भी आपको याद होगा कि दर्ज नहीं हो रही थी। एफआईआर होती है फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, वो भी एसआईआर की फॉर्म में यानी सेकंड इन्वेस्टिगेशन की फॉर्म में, रिपोर्ट की फॉर्म में दर्ज हुई थी। यानी वो भी एक बड़े बंदे ने मुदाखलत की कि इन बेचारों की एफआईआर तो दर्ज करने दो। और जब पहले एफआईआर दर्ज हुई थी, आपको याद होगा कि वही पुलिस ऑफिसर जो वहाँ पे मौजूद थे, जिनकी वीडियोज ऑन रिकॉर्ड है, कि इन्होंने बट्टा नहीं देना, इन्होंने गोली देनी है, अगर आपको पंजाबी समझ आती हो। यानी गोलियां मारे थे, एंजॉय कर रहे थे, साथ कह रहे थे गुड शॉट, बंदा मार के गुड शॉट करें, एंजॉय कर रहे हैं। लानत है ऐसे लोगों पे, सॉरी टू से, मुझे लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ा, लानत से छोटा वर्ड मैं इस्तेमाल नहीं कर सकती उन लोगों के लिए जो कह रहे थे कि इन्होंने गोली देनी है, बट्टे नहीं देने, फिर गुड शॉट कहके तालियां मारे थे बेगैरत लोग। मुझे बताइएगा कि ऐसे लोग आजाद हैं? फिर वो बंदा एफआईआर के लिए गवाह बन के हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है और वो दर्ज करवा रहा है, फिर उसको वहां से बड़े हॉस्पिटल से एक छोटे हॉस्पिटल में भेज दिया गया था। कितनी जुल्म की इंतहा थी, कब इंसाफ मिलेगा? क्यों नहीं मिल रहा उनको इंसाफ अब तक? दुरुस्त कहा आपने। और जस्टिस बाकिर नजफी की रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें जस्टिस बाकिर नजफी की रिपोर्ट में मौजूद हैं और कि अगर आप वो पढ़ लें, शायद हम इधर बात करेंगे तो बड़ा वो एक बात होगी कि इस तरह की बातें क्यों टीवी पे की जा रही हैं कि जब उनको गोलियां मारी गई तो क्या कहकर गोलियां मारी गई। उससे आपको अंदाजा होगा कि पुलिस के अंदर किस तरह के लोग भर्ती किए हुए थे शहबाज शरीफ साहब ने, कि वो जब गोलियां मार रहे थे तो किस तरह से उन्होंने कुछ वो मजहबी हवाले से, चाहे वो डॉक्टर फैजल सदीक जानी क्यों ना, मजहबी हवाले से बातें। हाँ बिल्कुल। तो बात यह है कि इतना बड़ा, देखें ये कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं, सानिया बल्दिया का वाक़या हो, सानिया 12 मई हो, ये वाला वाक़या हो, इस तरह के वाक़यात ऐसे होते हैं जो ज़रूरी होता है कि इस तरह के जो ज़िम्मेदारान हैं, इस तरह के वाक़यात के जो ज़िम्मेदारान हैं, उनको मंतकी यहाँ तक पहुँचाया जाए, इबरत का निशान बनाया जाए ताकि पूरे पाकिस्तान को एक सबक मिले, उनको नज़र आए कि वाकई एक जो सानिया जो वाक़या हुआ उसके ज़िम्मेदारान को इबरत का निशान बनाया गया। जब इस तरह के वाक़यात जो बर्पा करते हैं उनको सजाएं नहीं मिलती तो फिर ये छोटे छोटे लोग होते हैं, चोरियां करने वाले, डकैतियां करने वाले, कत्ल गारतगरी करने वाले, वो इनकरेज होते हैं, उनकी हौसला अफजाई होती है। वो ये कहते हैं कि अगर यार इतने बंदे मार के फुटेजेस मौजूद हैं, तस्वीरें मौजूद हैं, वीडियोज़ मौजूद हैं, ऑडियोज़ मौजूद हैं, सबूत मौजूद हैं, सब कुछ होते हुए भी अगर वो लोग नहीं पकड़े गए तो हम छोटे छोटे चोरियां, डकैतियां, कत्ले, जो कत्ल करेंगे एक दो चार को, इससे क्या फर्क पड़ेगा? इसलिए जरूरी होता है कि इस तरह के जो वाकयात हैं उन बिल्कुल और वो तो ये खुद मानते हैं कि 17 को ये वाकया हुआ, 16 को मीटिंग हुई थी जिसमें ये तय किया गया था कि इस तरह से वहाँ पे जाएंगे बैरियर्स हटाने के नाम पे और ये सारे कुछ किया जाएगा, क्योंकि उस वक्त डॉक्टर तौल कादरी ऐलान कर चुके थे हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का, लॉन्ग मार्च का। तो ये सब कुछ हो रहा था। जो आज कह रहे हैं कि जो आज मौलाना के साथ खड़े हुए हैं मुस्लिम लीग नून के लोग, यही नून लीग थी जो आज कह रहे हैं कि हुकूमत एहतजाज करने दे मौलाना फजलुर रहमान को। उस वक्त इन्होंने खुद क्या किया था कि एहतजाजी तहरीक चलाने वाली जो तंजीम थी उसके 14 लोगों को मार दिया था कि वो एहतजाज के लिए ना निकलें, और आज ये इस हुकूमत को कह रहे हैं कि मौलाना को आने दें। तो इस तरह के दौरे में आरात हैं, मुनाफकत है इन लोगों की कि अपने सियासी मुखालफीन के 14 बंदे मार दिए कि वो वहां से निकल ना पाए, क्या कुछ करवाना चाह रहे हैं कर दिया गया, अल्लाह हिफ्ज़ो मान में रखे। ठीक है, जैसे बहुत शुक्रिया आपके लिए, आपके तबसरे के लिए, आपकी बड़ी खबर के लिए। इसी के साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। लाने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।